नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे कुछ टर्मिनोलॉजी में पढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसे कल हमने आरएस इंटरव्यू से रिलेटेड ही कुछ और टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, तो आज हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे जो सामान्यतः हमारी जानकारी के लिए भी हम उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और चूँकि आरएस के इंटरव्यू चल रहे हैं तो उसमें भी हमारे हेल्पफुल हो सकते हैं या पूछा जा सकता है। जैसे अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी, माउंटेन इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी, बेवेरल इकोनॉमी, तो ये किस प्रकार की है और इसके क्या अर्थ होते हैं, इसके बारे में अगर पूछा जाए तो बता सकते हैं। अगर पूछा जाए, अगर आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड रहा हो, 11th-12th में इकोनॉमी सब्जेक्ट रहा हो, ग्रेजुएशन में रहा हो, आगे भी आपने पीजी इकोनॉमी में कर रखा हो, या किसी भी स्ट्रीम में आपके या इकोनॉमी से आप रिलेटेड रहे हो, तो पूछते हैं, अच्छा बताइए अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो हम देखेंगे ऐसे विभिन्न शब्दों के बारे में, जानेंगे कि अर्थव्यवस्थाएं किस प्रकार से, इनका अर्थ क्या होता है और ये वर्तमान में भी क्यों हाईलाइट है इतनी, वो देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है वो होगा अर्थशास्त्र, और इसका एक सिमिलर या वर्ड वो भी ले लेते हैं हम, और वो है अर्थ व्यवस्था। क्योंकि अर्थशास्त्र जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, जबकि अर्थव्यवस्था को बोलते हैं हम इकोनॉमी। तो देखेंगे इन दोनों में अंतर क्या है मुख्यतः, अगर पूछा जाए तो इनका अंतर हम कैसे बता सकते हैं। तो अर्थशास्त्र, सबसे पहले ये एक अर्थ शब्द से रिलेटेड है दोनों। अर्थ का मतलब होता है धन, वित्त, पैसे, रुपए, या फिर कह सकते हैं कैपिटल, पूंजी, फाइनेंस। तो अर्थ के विभिन्न अर्थ निकलते हैं। तो अर्थ एक ऐसी शास्त्र है जिसमें अर्थ से संबंधित क्या है, सिद्धांत है। जैसे मैं अर्थ की विभिन्न अवधारणाओं को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या अवधारणाएं, या फिर नियम और वो शास्त्र जिसमें हम अर्थ के सिद्धांतों को, अवधारणाओं को, नियमों, कानूनों को पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं, तो वो हमारा कौन सा शास्त्र हो जाएगा, अर्थशास्त्र हो जाएगा। फिर इसके जनक तो एडम स्मिथ, और इनकी एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, हम कह सकते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, और हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि राष्ट्र का धन या राज्य का धन। तो ये हो गया अर्थशास्त्र के बारे में। क्योंकि ये एक सब्जेक्ट भी है, स्टडी भी करते हैं लोग इसमें, ये कॉलेज स्कूल टाइम में भी एक सब्जेक्ट के रूप में भी है। तो इसका, और ये इसकी सैद्धांतिक ये होता है, जो अर्थव्यवस्था की गतिविधियाँ होता है उसका सैद्धांतिक जो पक्ष है उसे हम अर्थशास्त्र के रूप में देख सकते हैं। तो ये अर्थशास्त्र का अर्थ और इससे रिलेटेड जानकारी हो गई। अब आती है अर्थव्यवस्था पे। अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जो अर्थ के चारों ओर चलती हो। अर्थ का हमने ऊपर अर्थ बताया था, यानी कि इसका मतलब होता है धन, रुपए, पूंजी, कैपिटल, फाइनेंस, क्रेडिट, ऋण, विभिन्न प्रकार के ऐसे अर्थ हैं, वो रुपए से रिलेटेड है। तो एक ऐसी व्यवस्था जो अर्थ के चारों ओर घूमती हो, या फिर एक ऐसी व्यवस्था जिसके चारों ओर अर्थ, रुपए, पैसे, मुद्रा ये घूमते हो, कैपिटल घूमता, पूंजी घूमती हो। जैसे मान लीजिए एक मजदूर है, वो किसी फैक्ट्री या कंपनी में काम करता है और उसको वहाँ दिहाड़ी मजदूरी या वेतन मिला, एक दिन का दिहाड़ी मजदूरी मिली, तो वो पैसे लेके जाएगा किसी फुटकर विक्रेता के पास। जैसे सब्जी, दूध, दही, जो दैनिक आवश्यकता की वस्तु है वो खरीदता है, और वो पैसा यानी कि फुटकर विक्रेता जाएगा मंडी में या फिर थोड़े बड़े मार्केट में जहाँ से वो सामान परचेज करके लाता है, तो वो वहाँ जाके पैसे वहाँ तक पहुँचा देगा। यानी कि वो पैसा कहाँ चला गया, अब बड़े बाजार या जो बड़े मार्केट तक पहुँच गया है, फुटकर विक्रेता से वहाँ तक पहुँचे। अब वहाँ होलसेल में पहुँच गया, तो अब वो क्या करेगा, अपने जो भी पैसे हैं उसके पास है, ये वो तो कुछ अपने ऋण वगैरह चुकाएगा, अपनी किस्तें या जो भी उसका बकाया है वो चुकाएगा, तो वो पैसे कहाँ चले जाएंगे, बैंक में। अब बैंक उस पैसे का क्या करेगा, या तो वो आरबीआई के पास भेज देगा, या फिर वो किसी और जगह पे बैंक ऋण के रूप में दे देगा। तो क्या हुआ,
एक ऐसी व्यवस्था जो रुपये के चारों ओर घूमती है। वही पैसा बैंक ने ऋण दे दिया, वो ऋण किसी स्कूल मतलब स्टडी लोन के रूप में दे दिया, या फिर पर्सनल लोन के रूप में दे दिया, होम लोन के रूप में दे दिया, किसी भी एग्रीकल्चर लोन के रूप में दे दिया, फिर वो पैसा मार्केट में घूमना शुरू हो जाता है। यानी एक ऐसी व्यवस्था जो रुपये के चारों ओर घूमती है, तो इसको हम अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। अर्थव्यवस्था अपने आप में एक अधूरा शब्द है। अधूरा कैसे? क्योंकि अर्थव्यवस्था जब हम इसको कहेंगे भारत की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, जापान की अर्थव्यवस्था, या फिर किसी और देश की अर्थव्यवस्था, तो वो क्या अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड हो जाएगा। अब यहाँ कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, फिर यूएसए, जापान या किसी की अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड हो जाता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो वर्तमान में भी लगभग $3 ट्रिलियन के आसपास है, यानी कि $2.9 ट्रिलियन, और अप्रॉक्स कहा जाए तो $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में मुख्यतः ये अंतर होता है। वो अगर पूछ भी लें, इंटरव्यू में पूछा जाए, और सामान्य जानकारी के रूप में भी हम रख सकते हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों अलग अलग चीज़ें। तो इस प्रकार से हमने देखा अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में ये अंतर है। कुछ और व्यवस्थाएं ऐसी देख लेते हैं जो, जैसे गिग इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी है, माउंटेन इकोनॉमी है, व्यवहारिक अर्थशास्त्र है, या व्यवहारिक इकोनॉमी है, उसको भी हम देखते हैं। तो अगली जो हमारी है वो हो जाएगी व्यवहारिक अर्थव्यवस्था या व्यवहारिक अर्थशास्त्र। तो अगला है हमारा व्यवहारिक अर्थव्यवस्था। अब व्यवहारिक अर्थव्यवस्था, इसको नज इकोनॉमी भी कहते हैं और बिहेवियरल इकोनॉमी भी कहा जाता है। बिहेवियरल इकोनॉमी एक्चुअल में व्यवहारिक अर्थशास्त्र अपने आप में कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इसको नई चीज़ बना दी गई है। जैसे हमारे इंडिया से ही कोई चीज़ बाहर चली जाती है, हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, वहाँ से कोई चीज़ बाहर जाके या विदेशों से घूम के वापस इंडिया में आती है, तो वो मॉडर्न रूप धारण कर लेती है। जैसे हम योग को ही देख लीजिए, योग भारतीय सनातन संस्कृति या धर्म का ही, भारतीय संस्कृति का ही दर्शन रहा है। और जबकि विदेशों में जब घूम के आया, यानी कि तो वापस योगा बन के आ गया। आज जो ट्रेंड चल रहा है वो योगा के रूप में चल रहा है। हालांकि भारत की एक तरह से सॉफ्ट स्किल है, एक तरह से मृदुल जो शक्ति है, हम कह सकते हैं सॉफ्ट पावर बन गया है। तो यही हुआ। व्यवहारिक अर्थशास्त्र का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति, कोई ग्राहक वस्तु या सेवा खरीदता है, तो उस दौरान उसके माइंड में चलने वाले जो भी उसके हाव भाव है, मनोभाव है, या जो विचार है, और उसके जो मनोभाव है, उसकी जो प्रतिक्रिया अनुक्रिया जो होती है, उन्हीं को ही अर्थव्यवस्था या फिर व्यवहारिक अर्थव्यवस्था कहा गया। तो हम ये कह सकते हैं, जब किसी ग्राहक द्वारा वस्तु एवं सेवा खरीदते समय उसकी मनोदशा या मनोभाव, भावों को व्यवहारिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब सबसे पहले कोई भी जो कस्टमर होगा, सामान खरीदेगा, वो सोचता है कि उसकी प्राइस क्या है। सबसे पहले यही रहती है, ब्रांड बाद में आता है, सबसे पहले प्राइस के मन में रहता है। हालांकि वो किसी मॉल से सामान खरीदता है तब तो प्राइस रहती है, कोई दिक्कत नहीं होता है, उसको पता होता है। लेकिन अगर किसी शोरूम से या किसी दूसरी जगह सामान खरीदता है तो उसकी दिक्कत रहती है, पता नहीं कितने रुपये का होता है, इसलिए वो सारे लेवल वेबल चेक करने की कोशिश करता है। तो वो सबसे पहले ये रहता है कि सबसे पहले प्राइस देखी जाती है, उसके बाद आइडिया लगाया जाता है खरीदनी है नहीं खरीदनी है, हमारे बजट की है या नहीं है, फिर उसकी ब्रांड या उस पर वो बात चली जा सकती है। तो ये इस प्रकार के जो सामान खरीदने से लेकर जब ग्राहक संतुष्टि, यानी कि वो सामान तब तक खरीद नहीं पाता है, वस्तु सेवा या कुछ भी हो, लेकिन उसके मन में यह रहता है पता नहीं कितने रुपए की है, गारंटी वारंटी, ये सब जो जेल जमेला है उसके माइंड में चलता है, उसी को व्यवहारिक अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी कि वस्तु खरीदने तक ग्राहक के मन में चलने वाले जो व्यवहारिक भाव, मनोभाव, मनोदशा, उसी को ही व्यवहारिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है, और इसको नज इकोनॉमी भी नाम दिया गया है। अब हम आगे एक और व्यवस्था या अर्थव्यवस्था देख लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट और है कि व्यवहारिक अर्थशास्त्र का 2017 में बहुत लाइमलाइट में आ गया। हालांकि प्रचलन में बहुत पहले ही आ गया था,
जो व्यवहारिक अर्थशास्त्र है या नज इकोनॉमी या फिर बेवरली इकोनॉमी है। लेकिन 2017 में जो रिसर्च थैलर थे अर्थशास्त्री, उनको नोबेल पुरस्कार मिला, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिल गया किस पे, बेवरली इकोनॉमी भी। हालांकि ये हमारा ही कॉन्सेप्ट है, इंडिया का कॉन्सेप्ट बाहर जाकर घूम के आ गया तो ये बेवरली इकोनॉमी बन गया। और हमारे यहाँ कहते हैं कि सामान खरीदने से पहले जो मातापासी करता है या फिर बार्गेनिंग, जो मतलब मानसिक रूप से वो क्या कुछ नहीं पा रहा लेकिन वो सोचता है कि ये होना चाहिए, तो ये हो गई हमारी बेवरली इकोनॉमी। आगे जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो है गिग इकोनॉमी, उसको भी देख लेते हैं हम। ये है गिग अर्थव्यवस्था। अब गिग अर्थव्यवस्था क्या है, या फिर इसको हम कहेंगे गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी से तात्पर्य ये है कि किसी आइडिया से आधारित कोई स्टार्टअप या ऐसी कोई कंपनी जो अस्थायी रोजगार देती हो, तो इनसे संबंधित जो अर्थव्यवस्था है, जैसे उदाहरण से समझेंगे आप। अगर मैं बात करूं स्विगी, जोमेटो या फिर ओला, उबर या फिर अमेजन, फ्लिपकार्ट, या विभिन्न प्रकार की ई कॉमर्स या ई साइट है या ई कॉमर्स साइट से ये, तो स्विगी और जोमेटो ये फूड से संबंधित है, ओला उबर या फिर ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है। तो ये जो क्या करती है, ये अस्थायी रूप से तो रोजगार देती है लोगों को। एक आइडिया या स्टार्टअप से शुरू हुए जो इकोनॉमी है, एक तरह से व्यवसाय है। तो ये जो स्टार्टअप्स हैं नए नए प्रकार के, जो एक आइडिया या एक थॉट से शुरू होते हैं और अस्थायी रोजगार देते हैं, ये एकदम से ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए तो भी लोगों को रोजगार छिन जाते हैं। और जैसा कि वो अभी हाल ही में जोमेटो का एक जो बॉय था, मैडम ने उसको फंसा दिया बेचारे को, जो रोजगार चला गया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो कुल मिला के ये है कि गिग अर्थव्यवस्था यानी कि जो उभरते हुए स्टार्टअप्स हैं या आइडिया आधारित जो बिजनेस है, स्टार्टअप्स हैं, तो उनसे रिलेटेड जो अर्थव्यवस्था है, उनका अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, उनसे क्या प्रभाव पड़ता है, उनसे संबंधित जो भी सारी जानकारी है वो हम किस में, गिग इकोनॉमी में देखते हैं या पढ़ते हैं, समझते हैं। तो ये गिग इकोनॉमी हो गई न्यू स्टार्टअप से संबंधित। आगे हम देखते हैं एक और अर्थव्यवस्था, वो है हमारी ब्लू इकोनॉमी या फिर नीली अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं। जिसे यहाँ लिख सकते हैं हम नीली अर्थव्यवस्था, या फिर ये हो जाएगी हमारी ब्लू इकोनॉमी। ब्लू नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित, समुद्री उत्पादों से। तो हम यहाँ सीधे यह कह सकते हैं समुद्री उत्पादों से संबंधित। अब समुद्री उत्पादों में जैविक और अजैविक दो उत्पाद आते हैं। जैविक में क्या हो जाएंगे, जैसे मछली उत्पादन है, और अजैविक में हो जाएगा मोती, रत्न आदि। समुद्री या तटीय क्षेत्रों में या समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं मोती या ऐसे कीमती पत्थर पाए जाते हैं। तो ये दोनों ये क्या हो गए, समुद्री जैविक और अजैविक उत्पाद हो गए। अब इसमें क्या है, पर्यावरण को ध्यान रखते हुए या पर्यावरणीय सुरक्षा का मानकों का ख्याल रखते हुए उत्पादों का जो अध्ययन करते हैं, तो ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था आ जाती है, ब्लू इकोनॉमी या फिर नीली अर्थव्यवस्था में आती है। इसमें जैसे समुद्री लुटेरे हैं, तेल के बड़े जहाज़ों का रिसाव हो जाना, जिसमें समुद्र में विभिन्न प्रकार के प्लैंकटन्स होते हैं, जो मछलियाँ जिनका भोजन प्लैंकटन होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो जो समुद्री अर्थव्यवस्था है वो खराब हो जाती है। उसकी रक्षा के लिए आपको पता होगा कि सेशेल्स ने ब्लू बॉन्ड जारी किया था और कहा था कि सेशेल ब्लू बॉन्ड से जो इनकम होगी उसका समुद्री उत्पादों पे ही खर्च किया जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं ब्लू इकोनॉमी पे ही खर्च किया जाएगा। तो ये ब्लू इकोनॉमी नई टर्मिनोलॉजी और हाल ही में चर्चा में भी है। तो इसके बारे में हम ये बता सकते हैं कि समुद्री उत्पादों से संबंधित अर्थव्यवस्था और उसमें पर्यावरण का खास ध्यान रखा जाता है, और ख़ासकर जो ये समुद्री लुटेरे होते हैं और या फिर बड़े तेल जहाज़ों के रिसाव को रोकना, या विभिन्न प्रकार के जो समुद्री गतिविधियाँ होती है उनको इसके अंदर लाया जाता है, अध्ययन किया जाता है। फिर हमारी आती है माउंटेन या पर्वतीय अर्थव्यवस्था। तो ये हो जाएगी हमारी माउंटेन इकोनॉमी। अब सीधा हमें समझ में आ ही रहा है, नाम से पता चल रहा है, पर्वतीय
उत्पादों या संसाधनों से संबंधित, संसाधनों व उत्पादों। तो इसमें क्या हो जाएंगे, सबसे पहले एडवेंचर्स, एडवेंचर घटनाएं होती हैं जो भी। दूसरा हो जाएगा हिल स्टेशन, ग्लेशियर या हिमनद का फटना या उनसे संबंधित जो भी बांध, नदियों का निकलना ग्लेशियरों से, यहाँ लोग देखने जाते हैं। या फिर ये कह सकते हैं पर्वतीय पर्यटन, माउंटेन जो भी है हमारे पर्यटन। फिर इसमें हो सकता है कुछ और, जैसे हम देखते हैं एडवेंचर में ही आ जाएगी वैसे तो वो पैराग्लाइडिंग, तो आदि घटनाएं जो खास करके पर्वतों के सहारे या पर्वतों पे की जाने वाली घटनाएं। फिर इसमें कुछ जैसे एग्रीकल्चर भी हो सकती है, जैसे चाय, और चाय का उत्पादन ये कहाँ होता है, चाय जैसे असम, दार्जिलिंग इन क्षेत्रों में, असम, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में। फिर केसर, ये हो जाएगा हमने J&K में। तो इस प्रकार ये जो भी पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित जो अर्थव्यवस्था है, एक तरह से पूरी व्यवस्था है, सिस्टम है, उसको माउंटेन या पर्वतीय अर्थव्यवस्था कहा जाता है या फिर माउंटेन इकोनॉमी कहा जाता है। और इनसे होने वाली हलचलें, भूकंपीय घटनाएं या फिर पर्वतों में जो भी उससे रिलेटेड पर्यावरण को होने वाले नुकसानों को रोकना, और साथ ही वहाँ पर्यटन को बढ़ावा देना या टूरिज्म को बढ़ावा देना, या फिर माउंटेन टूरिज्म हो, एडवेंचर घटनाएँ हो, इन सबको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उसका हम अध्ययन करते हैं। तो निश्चित तौर पर आज हमने अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था के साथ साथ विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं जो भी प्रचलन में उनके बारे में भी जाना। और चूँकि RS के इंटरव्यू चल रहे हैं, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएँ तो उसका हम आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।